नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी की एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर 1 है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का बाबू इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट तक देख लेते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में ले सकते हैं तो ले लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 2 प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हम लोग पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक बार में याद भी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसका पीडीएफ हम लास्ट में देंगे, आपको बस बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करे कि एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे और उसके क्षेत्र भी पढ़े होंगे, तो यही पूछ रहा है आपसे कि एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। उत्तर कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः 2 दृष्टियों से किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था का मानी अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया जाता है 2 दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला यह कि स्वामित्व के आधार पर तथा व्यवसाय के आधार पर। पहला कि स्वामित्व के आधार पर, दूसरा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, और व्यवसाय के आधार पर इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण प्राय 2 दृष्टिकोण से किया गया है। पहला यह कि स्वामित्व के आधार पर किया गया है और दूसरा व्यवसाय के आधार पर किया गया है। स्वामित्व के आधार पर भी 2 क्षेत्र हैं, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन? पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। एक इसके आधार पर है तो स्वामित्व के आधार पर है, और व्यवसाय के आधार पर कौन क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र हैं व्यवसाय के आधार पर। पहला 3 प्रमुख क्षेत्र है, पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ये बाबू क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के, इसको याद कर लेंगे और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। चलिए, और जो बाबू नए होंगे बच्चे और चाहते हैं कि हमको ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देंगे। बाबू ये चैनल आपको हर तरह से हेल्प करेगा, एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन लड़ेगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समझाएं। यानी ये बाबू आपके 5 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर समझाना है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। यानी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी साधनों का उत्पादन हुआ है, किसी एक व्यक्ति या उसी किसी निजी संस्था पर अधिकार रहता है, और इस प्रकार की व्यवस्था लाभ के लिए चलाई जाती है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह लाभ के लिए, केवल लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंध सरकार के हाथ में होता है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में होता है, और यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से चलाई जाती है। जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है ना बाबू, इसका जो नेतृत्व होता है सरकार स्वयं करती है, और यह सामाजिक कल्याण के लिए चलाया जाता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जितने भी संसाधन है, जितने भी उत्पादन हुए हैं वस्तुओं का, वो सब किसी एक खास व्यक्ति या निजी संस्था के अधिकार में रहता है। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वह सरकार चलाती है इसे, और यह सामाजिक कल्याण के लिए चलाया जाता है। जबकि पूंजीवादी निजी लाभ के लिए चलाई जाती है, यानी अपने लाभ के लिए। चलिए उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। करे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ गए, समाजवादी भी समझ गए, तो अब मिश्रित भी समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। करे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का बीच का मार्ग है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है
कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, इसमें दो व्यक्ति चलाता है। पहला कि निजी व्यक्ति कोई चलाएगा, किसी खास व्यक्ति चलाएगा, दूसरा सरकार चलाएगी। यानी दोनों व्यक्ति का इस पर हाथ रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह सरकार के अंतर्गत रहेंगे, सरकार के अधीन रहेंगे, तथा शेष निजी उद्यम के हाथ में रहेंगे। यानी निजी क्षेत्र दिए जाते हैं, यानी कुछ जो व्यक्ति चलाएगा निजी उद्यम रहेगा उसके हाथ में दिया जाएगा। इस व्यवस्था को हम पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार भी चलाती है और निजी कंपनियां या किसी विशेष व्यक्ति भी चलाएगा, उसमें दोनों का हाथ रहेगा। इसलिए विकास तेजी से होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। करें अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन है, उदाहरण दे। यानी अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, यह भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। कह रहा है कि उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है। कितने साधन है बाबू? 5 साधन है। कौन कौन है? पहला तो भूमि है, दूसरा श्रम है, तीसरा पूंजी है, चौथा संगठन है, पांचवा साहस है। यानी किसी भी उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें 5 साधन चाहिए। पहला कि हमें भूमि चाहिए, दूसरा श्रम यानी मजदूर चाहिए, तीसरा हमें पूंजी चाहिए यानी पैसा चाहिए, चौथा कि संगठन यानी हम लोगों के संगठन में, पांचवा की साहस चाहिए। ये 5 चीज रहेगा तभी हम उत्पादन किसी वस्तु का कर सकते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर सकते हैं। यानी 5 चीज होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कर है कि पूंजी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सॉरी बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना बाबू, यह ऐसी व्यवस्था होता है इसमें जितने भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा इस सब का नेतृत्व कौन करेगा, तो कोई खास व्यक्ति करेगा या खास निजी संस्था करेगी। इसका उपयोग अपने लाभ के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है। और यह किस में पाया जाता है, तो अमेरिका देश में। यानी अमेरिका जो है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। इसका आंसर आप लोग देंगे बाबू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। देखिए आधारभूत संरचना क्या है, तो आधारभूत संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। देखिए जो आधारभूत संरचना होती है यानी किसी भी व्यक्ति के लिए जीने के लिए उसके कुछ आधारभूत संरचना होंगे, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए एक आधारभूत संरचना होना चाहिए। यानी ये चीज होगी तभी देश कोई विकास करेगा। तो वो कौन कौन सी संरचना है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक देश को होना ही चाहिए। देखिए आर्थिक संरचना का अर्थ होता है सुविधा और सेवा जो कि देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी किसी भी देश को विकसित होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। इसके अंतर्गत देखिए बिजली होना चाहिए, परिवहन यानी रोड होना चाहिए, संचार होना चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को विकसित करने के लिए ये चीज़ें होएगी तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और वही विकसित देश कहलाएगा। यानी यही आधारभूत संरचना होती है, इसको याद कर सकते हैं। यानी आधारभूत संरचना बाबू सुविधा है, सेवा है, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन
और बाबू कमेंट करिए कि आपको सारा क्वेश्चन सच में समझ में आ रहा है कि नहीं। और समझ में आ रहा होगा बाबू तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे और इसका PDF भी लास्ट में बता देंगे कहाँ मिलेगा। चलिए 7 का कह रहा है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक संरचना तो समझ गए, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए वे सभी क्रियाएं यानी वे सभी काम, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, यानी जिसे हमें पैसा मिलता है, जिसे हमें आय आता है, उन्हें ही बाबू आर्थिक क्रिया कहते हैं, यानी आर्थिक काम कहते हैं। जैसे व्यापार करना, उद्योग चलाना, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना, जैसे आर्थिक क्रिया है बाबू, ये सब आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, यानी मान लीजिए किसी आपके घर को चलाने के लिए आपके पिताजी काम करते हैं, कार्य करते हैं, उससे आपके पिताजी क्यों काम करते हैं, क्योंकि मुद्रा आए, पैसा आए, पैसा आएगा तभी आपकी जो आर्थिक संरचना है पूर्ति हो पाएगी, आपकी जो काम घर का है चल पाएगा, वही है आर्थिक क्रिया। यानी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जो आपके पिताजी आय जैसे भी आपके पिताजी पैसा कमाते हैं और जो काम करते हैं उन्हें ही बाबू आर्थिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वही है मुद्रा का स्रोत, वहीं से आपके पिताजी पैसा ला रहे हैं, वही हो जाएगा आर्थिक क्रिया। तो वही हो गया कि वे क्रिया जिससे हम मुद्रा पाते हैं, आय की पाते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे व्यापार करके, उद्योग चला के, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करके, यही आर्थिक क्रिया है। यह मोस्ट VBI क्वेश्चन था, इसको याद कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बाबू जरूर शेयर करेंगे। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, 8वां क्वेश्चन करे कि बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का क्या उपाय है। यानी जो हमारा राज्य बाबू बिछड़ा हुआ है, पीछे है, सब कुल राज्यों से पीछे है, इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसका उपाय हम लोग समझ लेते हैं कैसे दूर होगा। इसके निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। पहला उपाय तो यह है कि जनसंख्या नियंत्रण, यानी हमें जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए कि अब ज़्यादा जनसंख्या न बढ़ाई जाए। दूसरा यह होनी चाहिए कि सबको शिक्षा और का प्रसार होना चाहिए, यानी सभी व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा यह कि बाढ़ पर नियंत्रण। देखिए बाबू बिहार को पिछड़ेपन में सबसे मुख्य भूमिका बाढ़ भी निभाता है, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ आता है और इससे कई लोगों की जानें चली जाती है, आर्थिक हानि होती है, बहुत कुछ बाढ़ से बाबू हमारा बिहार और पीछे चला जाता है। यानी बिहार को अगर आगे ले जाना है तो पहले बाढ़ पर नियंत्रित करना होगा। चौथा यह है कि उद्योगों का विकास होना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक मुख्य कारण यह भी है कि जो बिहार पिछड़ा है उसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है। बाबू बिहार में उद्योग लगाए जाने चाहिए, तभी जो बिहार है आगे बढ़ेगा, बिहार विकसित होगा। इसलिए ये 4 जो कारण है बाबू बिहार को पीछे किया है। पहला कि जनसंख्या यहाँ पर बहुत अधिक है, जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए, मतलब नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरा कि हमें शिक्षा सभी व्यक्ति को लेना चाहिए, सभी व्यक्ति शिक्षित होगा तो बाबू वो स्वयं अपने आप को विकास करेगा, तो बिहार का विकास स्वयं हो जाएगा। तीसरा कि बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ अगर नियंत्रित रहेगा तो बाबू हम फसलें अच्छे से लगाएंगे, वहाँ पर हर चीज़ होगा। और उद्योगों का विकास होना चाहिए, यानी यहाँ पर उद्योग लगाए जाने चाहिए। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखे। देखिए उपाय था और आखिर बिहार राज्य क्यों पिछड़ा है इसका हमें कारण लिखना है। बिहार राज्य के पिछड़ेपन के निम्न कारण है। पहला कि अशिक्षा, बिहार में शिक्षा नहीं है बाबू, यहाँ अशिक्षा है। सभी 100% में बाबू 70% अनपढ़ है, 30% ही बाबू पढ़े लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर अशिक्षा अधिक है। दूसरा कि जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या अधिक है। तीसरा तकनीकी का अभाव, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल तकनीक नहीं है, यानी कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि बिहार आगे जा सके। चौथा कि पूंजी का आधारित संरचना का अभाव, यानी हमारे पास इतना पूंजी नहीं है बाबू कि हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सके या उद्योग लगा सके, यानी बिहार के पास पूंजी बहुत कम है, इसलिए पिछड़ेपन का कार्य है। और इसमें लिख सकते हैं बाढ़ भी लिख सकते हैं, बाढ़ भी मुख्य कारण है। चलिए 4 कारण लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए समावेशी विकास किसे कहते हैं, इसको समझिए। कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या क्रिया से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होता है, यानी समावेशी विकास क्या है, यानी आर्थिक विकास की जिस पद्धति या
प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है तथा समाज की कोई भी वर्ग विकास के लिए लाभ से अछूता नहीं रहता। यानी समाज का कोई वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, वह विकास के लाभ से अछूता नहीं है। तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। यानी वैसी विकास जो सभी वर्गों को समान हो, समान दे, सभी को ऊंचाई तक ले जाए, नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग को ले जाए, निम्न वर्ग को नहीं। यानी समावेशी विकास वैसी विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान ऊंचाई तक ले जाए, उसे ही समावेशी विकास कहते हैं। और इसमें सभी वर्गों को समान लाभ मिलना चाहिए, वह कोई भी वर्ग ऐसा न हो जिसे लाभ न दिया गया हो, इसे ही विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। आप लोग अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। बीमारू राज्य में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया जाता है? यानी बीमारू राज्य में भारत के कौन कौन राज्य आते हैं? देखिए इसके अंतर्गत पहला नंबर पर बिहार है, बीमारू राज्य में पहला नंबर पर बिहार है, दूसरा पर मध्य प्रदेश है, तीसरा पर असम है, चौथा पर राजस्थान है और पांचवा पर है आपका उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। यानी बीमारू राज्य के नाम से किन्हें जाता है? बिहार को जाना जाता है, बिहार को, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो कि बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगर बाबू सच में आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको बोले थे कि PDF फ्री में देंगे, कहाँ PDF मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का, वहाँ उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा PDF मिलता रहेगा। और ध्यान रखेंगे बाबू, आपको इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर ग्रुप में जुड़ सकते हैं तो ये नंबर मेरा ही है, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप लोग जरूर रखिएगा अपने पास, कभी भी जरूरत होगा कॉल कर सकते हैं। यह मेरा ही नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट कर रख लेंगे। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे और बाबू लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बाबू।